नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत चौधरी और फाइनेंशियली फ्री विद स्टॉक्स पे आपका स्वागत है। इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आज हमारे सामने और अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए हम कहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है वो डिफ़र करने चाहिए। मतलब एक 25 साल के इंसान के लिए जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही है, वही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 55 या फिर 60 के ऊपर के एज के लिए सही नहीं रहेगा। और इतने सारे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, फिर उसमें रियल इस्टेट है, नया नया क्रिप्टो आ रहा है, इंडियन स्टॉक्स है, फॉरेन स्टॉक्स है, डेट ओरिएंटेड है, गोल्ड है, फिर पीपीएफ, ईपीएफ, ये सारी चीज़ें हैं, एफडीज है। ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम आज इस वीडियो में एक पिरामिड स्ट्रक्चर में रखेंगे। मतलब रिस्क के हिसाब से हम उसको आंकेंगे और देखेंगे कि सबसे नीचे पिरामिड में कौन सा आना चाहिए जो सबसे कम रिस्क वाला है, और फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा रिस्क वाला है उसके तरफ। और साथ ही में जानेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज रहना चाहिए रियल एस्टेट का, कितना परसेंटेज रहना चाहिए स्टॉक्स का, फॉरेन इक्विटी का, गोल्ड का, और सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही में उसको भी बाइफरकेट करेंगे। अगर कोई 20 और 30 के बीच में है तो उसका पोर्टफोलियो कैसा रहना चाहिए, कोई 40-50 के बीच में है उसका कैसा रहना चाहिए, कोई 30-40 के बीच में है उसका कैसा रहना चाहिए। तो पिरामिड इन्वेस्टिंग आज हम यहाँ इस वीडियो में सीखेंगे। आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत जल्दी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हम ये पिरामिड जो है इसको क्यों, पहली बात तो पिरामिड क्यों कहते हैं। देखिए ये जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है ये इस प्रकार से, ये पिरामिड का एक हिस्सा बनाया हुआ। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये इस प्रकार का ये पिरामिड बनता है, इसीलिए इसको पिरामिड इन्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला आप ब्लॉक देख रहे हैं ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। मतलब यहाँ पर मिनिमम रिस्क है और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो रिस्क जो है वो बढ़ते जाएगा। अब मैं जैसे जैसे ये ब्लॉक्स जो है इसमें उसका जो स्टिपुलेटेड एसेट एलोकेशन है वो उसका नाम लिखूंगा तो आपको और क्लैरिटी आते जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे में हम जो सबसे एक कम रिस्क वाला ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो सबसे कम रिस्क वाला एक ऑप्शन है उसको यहां पर लिखते हैं, जो कि है रियल एस्टेट। ठीक है, रियल एस्टेट में कुछ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, एक स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं होता है कि बस कुछ ही दिनों में वो बहुत नीचे आ गया या बहुत जल्दी ऊपर चले गया, ऐसा रियल एस्टेट में नहीं होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो धीरे धीरे उसमें एप्रिसिएशन ही होता है। राइट, कभी कभी स्लगिश ईयर्स आते हैं तो प्राइस जो है वो साइडवेज भी चलता है, लेकिन वो ऐसा बहुत वोलेटिलिटी इसमें नहीं आती, इसलिए हमने उसको सबसे नीचे रखा है यहाँ पर इस पिरामिड में। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा डेट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में हम आते हैं और उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट है पीपीएफ। ठीक है, पीपीएफ में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ 8% के लगभग उस रेंज में हमें रिटर्न्स मिलते हैं पीपीएफ में। ठीक है, थोड़ा सेफ है ये भी, ज़्यादा कुछ इसमें भी वोलेटिलिटी नहीं है, ज़्यादा एग्रेसिव एसेट सिलेक्शन ये भी नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर हम जब जाएंगे पीपीएफ के ऊपर में फिर आता है डेट का और एक इंस्ट्रूमेंट, और जिसको हम कहते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। अब डेट म्यूचुअल फंड्स या फिर आप इसको कॉरपोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। एक्चुअली डेट म्यूचुअल फंड जो होता है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स का ही मिक्सचर होता है। उसमें अलग अलग प्रकार के ड्यूरेशन के पेपर्स लिए जाते हैं, बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं और वो आपको अवेलेबल होते हैं थ्रू अ म्यूचुअल फंड। तो डेट म्यूचुअल फंड्स आप लीजिए या फिर डायरेक्टली आप बॉन्ड्स में भी ले सकते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। राइट, तो पीपीएफ से थोड़ा ऊपर हम इसको रखेंगे, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी से यानी स्टॉक मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। डेट जिस प्रकार से ऊपर नीचे जाता है, डेट पेपर जिस प्रकार से ऊपर नीचे जाता है, बस उसी प्रकार से ये म्यूचुअल फंड भी ऊपर नीचे जाएगा, तो सेफ है। ये आपको करीबन 8, 8.5, 9, 9.5 जैसे भी इंटरेस्ट रेट्स के मूवमेंट्स होते हैं, आरबीआई जिस प्रकार से रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स, बाकी चीज़ें जो भी है रिलेटिंग टू दी डेट मार्केट, जो भी डिसीजंस लेता है आरबीआई, उसके ऊपर ये पूरा मार्केट डिपेंड होता है। और आरबीआई कोई हर दिन तो सुबह उठ कर डिसीजन लेता नहीं है, क्वार्टर में एक बार, साल में 2-3 बार कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस आते हैं जिसके चलते हुए डेट मार्केट का उथल पुथल होता है, ऊपर नीचे होता है, तो रिस्की नहीं है। पीपीएफ से थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि पीपीएफ से थोड़ा सा हम जैसे मैंने कहा इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, तो हम डेट म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद में हम अगर जाते हैं दूसरा एक कमोडिटी में इन्वेस्ट अगर करते हैं तो दैट इज़ गोल्ड। ठीक है, गोल्ड में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बनेगा,
डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, 10, सवा 10, 10.5% ओवरऑल देखा गया है कि सिंस इंसेप्शन अराउंड 10.5% दिया है गोल्ड ने एज एन एसेट। अब गोल्ड में हमने वीडियो भी किया है और काफ़ी बार इसके ऊपर बात की है कि किस प्रकार से आपको गोल्ड लेना है, क्या आपको ज्वेलरी खरीदनी है, नहीं, ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस आते हैं। हाँ, अगर आपको पहनना है ज्वेलरी तो उसके लिए तो आपको ज्वेलरी ही खरीदना पड़ेगा। आप SGBs या फिर ETF या फिर म्यूचुअल फंड को वेयर नहीं कर सकते एज एन ऑर्नामेंट, राइट, तो उसके लिए तो ज्वेलरी खरीदना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो फिर ज्वेलरी मत खरीदिए। आप एक तो बुलियन ले सकते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कॉइन या फिर इन द फॉर्म ऑफ बिस्किट ले सकते हैं, गोल्ड को बाय कर सकते हैं जिसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगता है, लेकिन उसमें भी आपको स्टोरेज फैसिलिटी अवेल करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। आपको लॉकर में रखना है या घर पे रख रहे हैं तो रिस्क है। तो इसलिए बेस्ट है कि आप गोल्ड का म्यूचुअल फंड लें या फिर गोल्ड का ETF लें, या फिर जो मैं लेता हूं दैट इज गोल्ड SGBs, दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। SGBs अलॉट होती है साल में 3-4 बार, उसका विंडो आता है, आप ये SGBs बाय कर सकते हैं आपके डीमैट अकाउंट से, आपके नेट बैंकिंग से, आप या फिर पोस्ट ऑफिस में जा करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एडिशनल 2% का इंटरेस्ट ऊपर से मिलता है, मतलब गोल्ड जितना बढ़ा उतना तो बढ़ता ही है, लेकिन 2% एडिशनल इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इट्स अ गुड ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पर हम गोल्ड को रख देंगे ऊपर, और उससे और ज़्यादा अगर हम रिस्क लेंगे तो देन दैट विल बी अ इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब गोल्ड से भी ज़्यादा अगर हम रिस्क लेते हैं, म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी सारे और भी फंड आते हैं, ETFs भी आते हैं, बट ओवरऑल इस कैटेगरी को हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ये नाम दे देंगे, ठीक है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी जो यूजुअली हम म्यूचुअल फंड निकालते हैं ELSS के लिए निकालते हैं, टैक्स सेविंग के लिए निकालते हैं, बाकी जो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स है इक्विटी ओरिएंटेड, 100% इक्विटी ओरिएंटेड, ये पूरे के पूरे ये इस कैटेगरी में आ गए। तो जैसे आपने देखा, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे रिस्क जो है वो बढ़ रही है। रियल एस्टेट में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिस्क कम है, PPF में भी कुछ रिस्क नहीं है, डेट म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, गोल्ड में थोड़ा कमोडिटी प्राइसिंग के ऊपर है, फिर से उसके ऊपर उसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है ना, गोल्ड थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे होता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट पेपर्स एंड बॉन्ड्स। उसके ऊपर इक्विटी म्यूचुअल फंड जो कि ठीक ठाक सा रिस्की होता है, लेकिन आपको रिटर्न्स भी यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पर रिस्क हमारा बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे रिटर्न्स भी बढ़ेंगे, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आर्ग्यूएबल है कि रियल एस्टेट फिर कैसे PPF के नीचे है, रियल एस्टेट तो ज़्यादा रिटर्न्स देता है, ठीक है। रियल एस्टेट जो है वो डिपेंड करता है कि वो आपने कौन से जगह पे प्रॉपर्टी ली है, कौन से समय पे ली है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करता है, बट यू कैन कंसिडर इट टू बी अ वेरी सेफ एसेट। इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर हम जाएंगे तो फिर आता है डायरेक्ट स्टॉक्स। डायरेक्ट में भी हम लिखेंगे इंडियन स्टॉक्स, ठीक है, इसमें हम लिख देंगे डायरेक्ट इंडियन स्टॉक। जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE के ऊपर में लिस्टेड है वो सारे स्टॉक्स हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं, जिसमें रिस्क और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। मैं पर्सनली तो बिगनर्स खास करके या फिर इंटरमीडिएट इन्वेस्टर्स को एडवाइस नहीं करूंगा कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स में ही जाए, ठीक है। आप ले सकते हैं कुछ निफ्टी ओरिएंटेड स्टॉक्स, कुछ टॉप 20-30 जो इंडियन कंपनीज है उसके स्टॉक्स ले सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग कि आप अगर म्यूचुअल फंड लेते हैं तो भैया म्यूचुअल फंड में तो सारी चीज़ें जो है वो खुद ही फंड मैनेजर ले रहा है, अलग अलग थीम के म्यूचुअल फंड्स हैं, है ना, तो इट ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। और अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म देखेंगे 15-20 सालों में, तो वो जो डिफरेंस है वो वन एंड द सेम थिंग हो जाएगा। आप डायरेक्ट स्टॉक्स में कभी कोई स्टॉक में बहुत लॉस करेंगे या कोई स्टॉक में बहुत फ़ायदा आपको होगा, तो ये सब प्लस माइनस होके आप अगर देखोगे लॉन्ग टर्म में तो वो म्यूचुअल फंड के लगभग बराबर ही आएगा, ठीक है। इसके बाद में और अगर आपको रिस्क ऊपर की तरफ ले जाना है तो फिर आप यूएस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूएस लिस्टेड जो भी स्टॉक्स है, अमेज़ॉन, गूगल और फेसबुक, अभी मेटा और ये सारी जो टेस्ला वगैरह जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो आप वहाँ पर जाकर मतलब वहाँ के एक्सचेंजेस के ऊपर से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसके ऊपर। और सबसे ऊपर कौन है रिस्क में? सबसे ऊपर रिस्क में ये पिरामिड का जो टॉप है दैट इज़ क्रिप्टो इन्वेस्टिंग। अब क्रिप्टो जो है दिस इज़ नॉट अ सजेशन, इट इज़ नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया। इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है। आज ही बजट आया है, बजट में भी कुछ प्रोविजंस आए हैं कि आप जो भी इनकम या फिर जो भी चीज़ें कमाते हैं क्रिप्टो से तो उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कुछ हद तक कुछ रेगुलराइजेशन हुआ है आज के बजट में, बट स्टिल अभी भी इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड लीगल टेंडर,
ठीक है। रेगुलेटेड लीगल टेंडर आइडेंटिफाइड करेंसी नहीं है अभी इंडिया में, बट काफ़ी लोग लेते हैं। मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, काफ़ी एविड इन्वेस्टर हूँ। 2017 से क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ। इट इज़ नॉट अ सजेशन, बट अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये है एक पिरामिड जो हमने देखा, इन्वेस्टिंग पिरामिड इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टिंग पिरामिड, ठीक है। एक इन्वेस्टिंग पिरामिड आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे रिस्क के साथ हम ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने और एक चार्ट बनाया हुआ है जो है एज का, ठीक है। एज के हिसाब से हमने किसको अलोकेशन करना चाहिए, मतलब हमने क्रिप्टो कितना रखना चाहिए। अगर आप 20 से 30 में हैं, अगर आप 30 से 40 में हैं, अगर आप 40-50 में हैं, 50-60 में हैं। उसी तरीके से इंडियन स्टॉक्स, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें फिल करते जाएंगे और समझेंगे कि क्यों हम ये डिसीजन ले रहे हैं। सबसे पहले, जब हम यंग होते हैं, खास करके 20 और 30 में, जब अर्निंग्स हमारी शुरू होती है और काफ़ी बड़ी ज़िंदगी हमारे सामने पड़ी हुई होती है, राइट। तो वहाँ पर हम ज़्यादा रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप बुढ़ापे में हैं, 50, 60, 70 इस एज में है, तो रिस्क तो भैया बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्यों लेना है रिस्क? मतलब पैसे लेकर के कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे पैसे कमा के, है ना। जो पहले से एक्यूमुलेट करके रखा है उसको बस कंजर्व करना है। उसको बस ऐसा सोचना है कि ये टिके रहना चाहिए पैसा इतना, और उससे हमको हमारी जो ज़िंदगी है वो आराम से हम गुजारें। लेकिन 20 और 30 में वो चीज़ हमें नहीं सोचनी है। अगर हम वहीं पे आराम करने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आ पाएगा। इसलिए मैक्सिमम रिस्क जो है वो हमें पहले लेना है। तो इसीलिए ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं जो कम रिस्क वाली है, वो यहाँ पर इस एज ग्रुप के लिए नहीं आएंगी। तो सबसे पहले ऊपर में आएगा क्रिप्टो। क्रिप्टो कितना लेंगे हम? 20%। हमारा जो पोर्टफोलियो है उसका 20% हम क्रिप्टो लेंगे, 10% हम ये स्टॉक्स लेंगे, ठीक है। 20% हम इंडियन स्टॉक्स लेंगे, और इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम करीबन 40% डालेंगे, ये हो गया 90। और फिर हम गोल्ड में, एसजीबीज में 10% हमारा डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम, अगर 20 और 30 के एज ग्रुप में है, तो ये हमारा एसेट एलोकेशन रहना चाहिए। आपको रियल एस्टेट में नहीं घुसना है अगर आप 20 और 30 के बीच में, क्योंकि रियल एस्टेट को लगता है लमसम पैसा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5,000 का रियल एस्टेट ले ले, 10,000 का ले ले, जो कि क्रिप्टो में पॉसिबल है। आप 5,000 का क्रिप्टो ले सकते हैं, स्टॉक्स ले सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, गोल्ड भी ले सकते हैं, 5,000 का 2,000 का भी ले सकते हैं, है ना। बट रियल एस्टेट के लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है। स्टार्टिंग में 20 और 30 के बीच में बड़ा सा लोन लेकर के अपने सर पर रियल एस्टेट का फ्लैट मत खरीदिए। 50, 60, 70, 80, 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लेकर के उसके ईएमआई के अंदर, ईएमआई के नीचे दबे मत रहिए फॉर लाइफ लॉन्ग। बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, पैसे एक्यूमुलेट कर लीजिए, उसके बाद आप रियल एस्टेट में जाइए। शुरुआत में 20 to 30 में रियल एस्टेट खरीदे ही ना, ये तो मैं कहूँगा, ठीक है। उसके बाद में है 30 to 40 का एज ग्रुप। इसमें हमारा जो क्रिप्टो जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, उसको हम कम कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। आप यूएस स्टॉक्स में 10% डाल सकते हैं। हमारे स्टॉक्स जो है उसमें भी आप डाल सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड का एलोकेशन जो है वो बढ़ा देंगे, और फिर आप धीरे से आप समझ सकते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी आपकी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एलोकेशन हम यहाँ पर रखेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं, रियल एस्टेट 30 to 40 में भी लेने की ज़रूरत नहीं, अनटिल एंड अनलेस आपके पास रहने के लिए मतलब घर नहीं है। वैसे अगर आप रेंट पे भी रहते हैं तो हमने काफ़ी बार कैलकुलेशंस निकाले हैं कि रेंट पे रहना भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही डिसीजन है, ठीक है। इमोशनल चीज़ें होती है, अगर आपको घर खरीदना है तो उस दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ अ इमोशनल डिसीजन। बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रेंट पे भी रहते हैं तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हमने एक वीडियो भी उसके ऊपर किया है, और काफ़ी कुछ कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन भी, रेंट वर्सेज बाइंग अ हाउस। इनफैक्ट गाड़ी खरीदना और ओला उबर में ट्रैवल करना, इसके ऊपर भी हमने कंपैरिजन किया है, एक्सेल शीट के ऊपर में सारी चीज़ें कवर की है। वो वीडियो को भी आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 40 और 50 में जब हम आएंगे, तो ये एक फेज चालू हो जाता है जब हमें हमारा वेल्थ जो है उसको कंजर्व करना है, एक्यूमुलेट के पीछे नहीं भागना है। 2 stages आर देयर इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। वन इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स, accumulation of the corpus, and then it is the conserving part, how to conserve that accumulated corpus, right। तो यहाँ पर हम थोड़ा accumulation की तरफ जाएंगे, क्रिप्टो नहीं, ठीक है। आप यूएस स्टॉक्स में भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 10% का ये ले सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी 40% कर लेंगे। आप गोल्ड में 10% रखिए, और इसमें 10% रखिए, और फिर आप 30% रियल इस्टेट की तरफ
जा सकते हैं। ठीक है, पीपीएफ भी आपको खास इतना ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 100%। ठीक है, शुरुआत में क्रिप्टो और इक्विटी यूएस स्टॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 40-50 में हैं, आप डायरेक्ट इंडियन स्टॉक्स रख सकते हैं मैक्सिमम। फिर से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रखिए। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हो सकता है डायरेक्ट स्टॉक्स थोड़ा आपको डिसअपॉइंट कर दे, मतलब अगर कुछ गलत डिसीजन आपने ले लिया, कुछ गलत सेक्टर आपने चुन लिया, कुछ इस प्रकार की चीज़ें होगी। बट इक्विटी म्यूचुअल फंड ओवरऑल जो एक बैलेंस नहीं, क्या कह सकते हैं उसको, एक ऑल लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप टाइप का जो फंड होता है, जो कि सारे कैप्स को मिला करके एक लिया जाता है, नॉट थीम स्पेसिफिक, नॉट सेक्टर स्पेसिफिक। दैट विल नॉट गिव यू अ लॉट ऑफ अल्फा जनरेट नहीं करेगा वो, लेकिन हाँ मार्केट से 2% 3% ज़्यादा का आपको दे देगा। ठीक है, एक अच्छा म्यूचुअल फंड। उसके बाद में गोल्ड में आप रहना चाहिए थोड़ा सा, और डेट म्यूचुअल फंड्स में भी आपने रहना चाहिए। और उस समय फिर आप एक स्टेबल रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, आपने जो भी एक्यूमुलेट किया है वहाँ से, और रियल एस्टेट में आपका एलोकेशन जो है वो स्विच कर सकते हैं। अगर क्रिप्टो में आप अभी से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 10, 15, 20 सालों में काफ़ी सारी अमाउंट जमा हो जाएगी, अगर तब तक रेगुलेशंस आते हैं तो। अगर नहीं आते हैं तो फिर पता नहीं, पैसे पूरे के पूरे गायब भी हो सकते हैं। तो क्रिप्टो की वही बात है, अगर जमा तो जमा, नहीं तो फिर पैसे जो है वो चले जाएंगे। बट ठीक है, उम्मीद तो है कि थोड़ा अच्छा सिनेरियो बन रहा है, मेटावर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ रही है। ठीक है, तो वो जो पैसे अगर बहुत बन जाते हैं क्रिप्टो से, तो वहाँ आप रियल एस्टेट में एलोकेट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक स्टेबिलिटी वाला दौर है 40-50 वाला, तो आपको आपका खुद का घर, आपका सब कुछ, एक स्टेबल लाइफ जो है वो आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप रियल एस्टेट में डालेंगे। अब आते हैं 50-60 में। कोई ज़रूरत नहीं है क्रिप्टो लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको स्टॉक्स भी लेने की, और कोई ज़रूरत नहीं है आपको डायरेक्ट स्टॉक्स भी लेने की। आप अगर आप पहले से जानते हैं इन्वेस्टिंग, थोड़े से स्टॉक्स ले सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है। 40% आप रख सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। आप गोल्ड में थोड़ा एलोकेशन बढ़ा दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर 20% का डेट म्यूचुअल फंड्स भी रखिए। पीपीएफ में कुछ खास ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में आप 20% जो है आपका रियल एस्टेट में आप रख सकते हैं। थोड़ा सा रियल एस्टेट में भी आप कम हो सकते हैं, जैसे आपका मतलब बुढ़ापा आता है, रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, 60 अप्रोच कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट भी बहुत रखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा रख सकते हैं। बाकी अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर रखता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रखते हैं, तो वैसे भी उसमें जो रियल एस्टेट का फैक्टर है वो इंक्लूड हो जाता है। तो इस प्रकार से आप आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाती है, वैसे वैसे आपको ये सारे डिसीजंस लेने हैं, और आपको समझना है कि मैं कितने रिस्क से कितने रिस्क पर आ रहा हूँ। देखिए, रिस्क जो चीज़ है, ये जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि बाप रे रिस्क है इसमें, और ये अगर रिस्क है तो फिर क्यों ही हम इन सारी चीज़ों में। ऐसा नहीं है। अगर आप रिस्क को आइडेंटिफाई करना जानते हैं, अगर आपको पता है कि इसमें कितनी रिस्क है, तो फिर वो चीज़ आपके लिए रिस्क नहीं रह जाती। ठीक है, अगर आग जल रही है, आप जानते हैं कि इसका क्या पोटेंशियल है, अगर आप इसमें जाएंगे तो आप जल सकते हैं, कुछ हो सकता है। अगर आप ये चीज़ जानते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, तो फिर वो आपके लिए उतना रिस्की नहीं रहता। राइट। अब आग के साथ में कंपैरिजन यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं रिटर्न। जितना ज़्यादा रिस्क आप लेंगे, उतने ज़्यादा रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे। तो शुरुआत में, लाइफ की शुरुआत में, करियर की शुरुआत में रिस्क लेना बनता है। उसके साथ में जो एडिशनल रिटर्न्स मिलेंगे वो आपको 20-30 सालों के बाद में वो ही काम में आएगा। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो महंगाई को बीट नहीं कर पाएंगे। महंगाई जो चल रही है 6-7-8% की, उसके ऊपर चाहिए ना रिटर्न्स। अगर महंगाई से नीचे बनेंगे तो फिर वो इन्वेस्टमेंट ही किस काम का। वो तो आपके पैसे कम करा रहा है, डिफ्लेट करा रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है आपके पैसों का, है ना। तो दोस्तों, ये है आज की बात की इन्वेस्टिंग पिरामिड में हम किस प्रकार से रिस्क को एनालाइज करें, साथ ही में हमारे एज के साथ में कैसे उसको टैग करें, और एज के हिसाब से कैसे एसेट एलोकेशन करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस वीडियो से, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉलो सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर कीजिए। इससे हेल्प होती है हमारे चैनल को यूट्यूब में एल्गोरिदम में ऊपर आने के लिए। तो यूट्यूब के लिए एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। पॉडकास्ट है हमारा स्पॉटिफाई के ऊपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, टिचर, अमेजन म्यूज़िक, सारे ही एल्गोरिदम्स पे है। रेफ़र ज़रूर कीजिए, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में है। साथ ही में अगर आपको कोई डाउट्स है पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड या फिर स्टॉक्स रिलेटेड, क्रिप्टो रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहीं पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, साथ ही में ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक
देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।